आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 1984 में एक फिल्म आई थी शराबी। अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, प्राण, हर किसी ने क्या गजब की एक्टिंग की थी पिक्चर में। पर इस फिल्म में एक्टिंग से ज़्यादा क्लासिक साबित हुए फिल्म के डायलॉग। फिल्म का सबसे पॉपुलर डायलॉग था, मूछें हों तो नाथूलाल जैसी वरना ना हो। इस डायलॉग के पॉपुलर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण था लोगों का दाढ़ी मूछों के लिए ऑब्सेशन। उस टाइम पर मर्दों के लिए मूछ रखना महज फैशन नहीं था, वे उनके स्टेटस सिंबल का हिस्सा भी हुआ करता था। पर ज़रूरी नहीं कि हर आदमी की दाढ़ी मूछ एकदम परफेक्ट टाइम पर आ जाए। कई आदमी ऐसे भी होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछ आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि बुढ़ापे तक भी कई आदमियों के शरीर पर, चेहरों पर किश्तों में बाल आते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि लड़कों के साथ, मर्दों के साथ ऐसा क्यों होता है, किन वजहों से होती है और ट्रीटमेंट क्या है। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर। कुछ साल पहले इंस्टाग्राम पर एक हैशटैग जमकर ट्रेंड हुआ, नो शेव नवंबर, जिसके बाद लड़कों ने 1 महीने तक रेजर ब्लेड और शेविंग क्रीम से तौबा कर ली। इंस्टाग्राम पर दाढ़ी मूंछों में फ़ोटो डाली, जिसके बाद बियर्ड लुक दोबारा से ट्रेंड में आ गया। पर इस बीच कई लड़के ऐसे भी थे जो ऐसे फ़ोटो शेयर नहीं कर पाए। कारण था कि उन लड़कों के फेशियल हेयर्स ग्रो नहीं हो पाए। इसके अलावा जिन लड़कों ने इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ डाली, उन सब में ऑलमोस्ट एक चीज़ काफ़ी कॉमन देखी गई थी, वो कि उन सभी को एक्ने यानी कि पिंपल्स और फेस ऑयल सिक्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो दूसरी बात पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के ऊपर भी होगी। और आज इन 2 प्रॉब्लम्स पर बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि हेलो डॉक्टर के एक लिसनर की ये मांग थी कि उनके इन 2 प्रॉब्लम्स पर हम डॉक्टर से बात कर सकें। ये बताएं कि दाढ़ी मूंछ लड़कों में क्यों देर से आते हैं, हेयर ग्रोथ क्यों होती है, अगर अनचाहे भी हैं तो भी कैसे ठीक करें, और इन सब की वजह, और साथ ही साथ पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के ऊपर बात करने के लिए। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा सोरी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा सोरी आपका आज तक रेडियो पर और इस पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर पर। थैंक यू खुशबू जी फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली हमारे एक लिसनर ने ये डाउट, उनका ये डाउट था कि हम उस पर बात करें, जैसे कि जो बॉयज़ है उनको दाढ़ी मूछें क्यों नहीं आती है, उनके पिंपल्स और ब्लेमिशेस और डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। और एक सवाल जिस पर हम बात करेंगे और वो होगा कि उनकी बॉडी ग्रोथ क्यों नहीं होती, वो दुबले पतले क्यों रह जाते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले मैं दाढ़ी मूछ से ही करना चाहती हूँ। बालों को लेकर जैसे होता है, शिकायत रहती है लोगों की कि अनचाहे हेयर ग्रोथ की शिकायत होती है, किसी में कम की शिकायत होती है। तो मैं पहले कम बालों की हेयर ग्रोथ की बात कर लेती हूँ जो मेंस को होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कॉन्शियस भी होते हैं कम बालों को लेकर। हालांकि आज ट्रेंड भी है उस तरीके का नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरा सिग्निफिकेंस होता है इसका, तो जिसकी वजह से लोग कॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पे जो ये हेयर ग्रोथ है वो लोगों में, अगर हम कम की बात करें तो ये कम क्यों होते हैं और किन किन वजहों से होते हैं, और इसके फिर किस तरह के उपाय हैं लोगों को बताने के लिए, ताकि वो समझ पाए कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ये प्रॉब्लम है भी या फिर बहुत ही नेचुरल है। देखिए एक्चुअली हेयर सबके में अलग अलग तरीके से ग्रो होती है। ये भी आपने देखा होगा कि सबका पैटर्न भी अलग रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग रहता है, और लोगों का अपीयरेंस वाइज भी फिर इसका रंग अलग ही होता है। एक्चुअली जो मेल्स में एक हार्मोन होता है एंड्रोजन हार्मोन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर ग्रोथ के लिए। स्पेशली मेल्स थोड़ा बियर्ड के लिए कंसर्न होते हैं और स्कैल्प हेयर के लिए भी कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है कि जब टीनेजर में पहुंचते हैं लड़के या लड़कियां, ठीक है, तो उस टाइम एंड्रोजन हार्मोन्स की जब लेवल बढ़ती है बॉडी में,
तो उसके बाद हेयर्स आना चालू होते हैं स्पेसिफिक एरिया में। मतलब हम लोग सेक्सुअल हेयर्स बोलते हैं, जैसे ये एक्जिला के हेयर्स हो गए या प्यूबिक हेयर्स हो गए और ये बियर्ड वाले। ठीक है, तो वो मेल हार्मोन पे डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब जिनमें एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होते हैं उनमें ये हेयर ज्यादा दिखाई देते हैं हमको, और जिनमें कम होते हैं उनमें थोड़े कम दिखाई देते हैं। ओके। तो जैसे ज्यादा जैसे हेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा उनके लिए भी ज्यादा हेयर ग्रोथ भी बहुत वो होता है, तो फिर उनसे डील करने का या फिर उससे कैसे कंफर्टेबल कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ज्यादा कम बाल से भी लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है और ज्यादा हूं तो भी इस हम्म। तरीके का होता है। तो फिर उस वाले सिचुएशन में जहाँ पर हेयर ग्रोथ एक्सेसिव है, तो वहां पर फिर क्या करने की जरूरत है? किस तरह से इसे लेने की जरूरत है? एक्चुअली मेल्स तो मोस्टली मुझे जितना मतलब पेशेंट्स मिलते हैं, मेल्स कंफर्टेबल ही रहते हैं ज्यादा हेयर्स के साथ। फीमेल्स को थोड़ा कंसर्न रहता है ज्यादा हेयर्स है तो हम क्या करें। तो आजकल लेजर्स अवेलेबल हैं, लेजर्स आप करवा सकते हैं उसके लिए, है ना। ये मेन रहता है, लेजर्स करवा सकते हैं। क्रीम भी आते हैं बट दोनों साथ में यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और उसकी भी सेटिंग्स होती हैं, लाइक ऐसा नहीं होगा कि एक बार लेजर करवा लिया और बंद हो जाएगा। हम ये करते हैं कि जो हेयर फॉलिकल में हेयर का जो साइज होता है उसको हम थोड़ा पतला करते हैं। फिर सब्सिक्वेंट सेटिंग में ऐसा होता है कि हेयर ग्रोथ बहुत मिनिमल हो जाती है, कि वो दिखाई नहीं देता। हम ये नहीं कर सकते कि हेयर फॉलिकल को ही डिस्ट्रॉय कर दें। हम ये कर सकते हैं कि जो उसका ग्रोथ है वो कम कर दें, तो फिर वो दिखाई कम देता है जिनको ज्यादा हेयर्स हैं। तो क्या मतलब ये एक अलग मतलब एक ओनली ऑप्शन है कि लेजर ही कराएं, या फिर ये इसमें भी कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाँ अभी नहीं कराने की जरूरत है, या अभी हम करा सकते हैं, स्टेज पे जरूरत है, स्टेज पे नहीं है? तो क्या ये सारी चीजें आप कैसे मतलब क्लियर करेंगे? अगर किसी के ज्यादा वो कॉन्शियस हो रहा है तो क्या उसका एक लेजर ही एक ऑप्शन है या फिर? एक्चुअली देखिए, इसमें ये रहता है सबसे पहले तो, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है ना, उसको हम पहले समझाते हैं कि इसका साइकिल कैसा रहता है और ये नॉर्मल है कि नहीं। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मतलब लाइक आसपास के लोग बोल रहे हैं तो उनको लगने लगता है हाँ हाँ ये खराब है खराब है। बट जब वो हमसे बात करते हैं तो उनको समझ में आता है नहीं ये नॉर्मल है। जैसे कुछ लोगों को हार्मोनल, फीमेल्स लोगों को मोस्टली हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पीसीओडी के, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं उसे। तो उसके कारण जो हार्मोन्स के डिसरेगुलेशन के कारण हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगता है। ठीक है, उसमें भी हेयर के दो टाइप होते हैं, एक विलस होता है और एक टर्मिनल होता है। तो जो विलस हेयर्स होते हैं उस पे लेजर काम नहीं करता है, तो वो हमको देखना पड़ता है। देख के ही हम बता पाएंगे कि ये कम होगा कि नहीं। ठीक है, और रेजर्स भी काफी यूजफुल रहते हैं, बहुत लोग रेजर से ही काम चला लेते हैं। और इनको हम हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, अगर हार्मोन्स के कारण ही इशू है तो उसमें भी कंट्रोल हो जाता है। ओके। ओके मैम, अब यहाँ पर हम ये बात करें, दाढ़ी की बात करें। जैसे कि हेयर ग्रोथ बॉडी पर है, आपके हाथ पैर पर है, बट मुस्टैच और जो बियर्ड है उसमें वो जो ग्रोथ है वो नहीं होती। तो ऐसा लोग कहते हैं कि अब दाढ़ी नहीं आती तो क्या करूं टाइप, इस तरीके का होता है। तो ये यहाँ पर ये किस तरह का ये डिफरेंस हो जाता है कि हाथ पैर पर होते हैं और मुस्टैच बियर्ड जो है नहीं आता है किसी को? मतलब 12th तक, या मतलब 12वीं क्लास के बाद तक, इवन आप 20s और 25 ईयर्स के एज में होते हो फिर भी वो कम बालों मतलब हम्म। दाढ़ी की शिकायत लोगों को होती है कि उतनी मूछें नहीं है जितनी एक लड़के को, जैसे हम मान के चलते हैं एक जेंट्स को होना चाहिए, उस तरीके का नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर ये इनकी क्या वजह रहती होंगी? हाँ, एक्चुअली बियर्ड का भी वही है कि हार्मोन डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे ना कुछ एरिया बॉडी में है जो हार्मोन डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब जैसे बाल के हेयर्स हो गए, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जो अलग अलग हार्मोन से डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे आप देखेंगे मेल्स के बाल पूरे चले जाते हैं मगर ऑक्सीपुट मतलब पीछे वाले बाल नहीं जाते हैं ना, सामने से टकले हो जाते हैं वो, मगर पीछे के नहीं जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हार्मोन डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब उनका हार्मोन अगर कम भी हो रहा है तो यहाँ के बाल नहीं जाएंगे पीछे के। ठीक है, विथ एज सारे हॉर्मोन्स डिक्रीज होने ही लगते हैं बॉडी के।
वैसे ही यहाँ का भी है, बियर्ड का भी सही है। और इसमें भी दो तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे देखेंगे आप बहुत बार पैची हेयर्स आ रहे हैं कुछ लोगों के, है ना, बियर्ड में। और कुछ लोगों के पतले आ रहे हैं, कभी कभी क्या डिजीज भी रेटा बोलते हैं, तो उसमें भी पैची लॉस ऑफ हेयर्स हो रहे हैं। कुछ लोगों के शुरू शुरू से ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो भी हार्मोनल डिपेंडेंट ही होता है कि यहाँ उनका हार्मोन उतना काम नहीं कर रहा है यहाँ का, तो इसलिए हेयर्स नहीं आ रहे हैं। खैर, ये तो मैम बातें हो गई कि किस तरह से ये दाढ़ी आती है, नहीं आती है, कम होती है, किस तरह के हॉर्मोन्स जो हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसी के साथ मतलब जब हमें नहीं समझ में आते तो हम अलग अलग तरह की दवाइयाँ यूज करते हैं। कई मार्केट्स में क्रीम्स अवेलेबल हैं और ये सब अवेलेबल हैं। तो इसको लेकर ये चूज करते हैं हमारे जो लिसनर्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, या फिर अ, उन्हें लगता है कि शायद ये यूज करने से ठीक हो जाएगा, तो इस पर आप कैसे इसको अपने हमारे लिसनर्स को ये बताना चाहेंगे कि कब ये दवा यूज करनी है, कब ये दवा जो है नहीं यूज करनी है? एक्चुअली सबसे पहले तो पेशेंट क्या यूज कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो काम करती भी हैं और नहीं भी काम करती हैं। जैसे अगर कुछ एलोपैथिक दवाई है तो मैं सजेस्ट कर पाऊंगी क्या है, बट उसको छोड़ के कुछ और है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट कि क्या वो सही है या नहीं है। में अगर उनको कुछ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज, जैसे थायराइड पेशेंट्स को भी रहता है या कुछ और मेडिसिन चल रही है, उस कारण तो नहीं है। वो हमको पूरा एनालाइज करना पड़ता है एक बार पेशेंट को, उसके बाद हम फाइनली सजेस्ट कर सकते हैं उनको क्या मेडिसिन चलनी चाहिए, या जरूरत है भी या नहीं है, उनका नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो जब तक फिजिकली नहीं देख लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अब मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास कई अपने इतना आपका एक्सपीरियंस है इस चीज में, लोगों का ये सवाल जरूर रहता है कि दाढ़ी आने का एक सही उम्र जो है वो कौन सा होता है, कौन से एज में वो ये सबसे एक परफेक्ट एज होती है जहाँ पर ये होता है? और अगर उस वक्त नहीं आए तो फिर वहां से फिर क्या एक फॉरवर्ड लुकिंग जो आंसर है वो क्या हो सकता है? एक्चुअली जब कोई भी टीन एज में एंटर करता है, मतलब 13 ईयर्स में एंटर करता है, और 25 to 26 ईयर्स तक हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक मेल हार्मोन पीक में रहता है। उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि हार्मोन आ रहा है या नहीं, मतलब हार्मोन का कुछ इश्यू तो नहीं है, आ रहे हैं कि नहीं है। तो यहाँ से फिर अब हम पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के वहाँ पर बढ़ते हैं कि ये पिंपल्स और डार्क सर्कल्स की जो शिकायत होती है वो अक्सर हम सभी को होती है। लेकिन किसी किसी में ये एक बहुत ही दूसरा एक वो ले लेता है, रूप ले लेता है, जहां पर आप परेशान हो जाते हैं। आप मतलब आपकी शक्ल पे दाग धब्बे और पिंपल्स वगैरह होते हैं, और वो डार्क सर्कल्स होते हैं। जो चीजें आप होम रेमेडीज अप्लाई करते हो, आप बाहर की कोई भी चीजें अप्लाई करते हो, वो खत्म नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। तो ये किन किन वजहों से, लाइक हम क्या ऐसा कर रहे होते हैं कि ये पिंपल्स और डार्क सर्कल्स जो हैं एक स्टेज के बाद इतने अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं कि उस पर कुछ चीजें, हमारी होम रेमेडीज और ये सब भी काम नहीं करती हैं? हम्म, देखिए एक्चुअली पहले पिंपल पे बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको डार्क सर्कल का बता दूंगी। पिंपल्स एक एज पे आना चालू होता है, मोस्टली टीनेजर्स को ये आना चालू हो जाता है, और एक और बोलते हैं हम एडल्ट एक्ने, वो आफ्टर 25 ईयर्स चालू होता है। तो पहले हम जो टीनेजर्स का पिंपल होता है उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एडल्ट एक्ने पे बात करेंगे। जो टीनेजर्स का एक्ने होता है, वो जब स्टार्ट होता है वो ड्यू टू हार्मोन सर्ज होता है, क्योंकि उस टाइम हम एडल्टहुड में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो बॉडी में निकलते हैं, और उस कारण से अलग अलग टाइप के हमारे पिंपल उस टाइम चालू हो जाते हैं। और मोस्टली उस ये टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, बट कब तक आप उसे नॉर्मल बोल सकते हैं? देखिए, पिंपल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और जो लास्ट टाइप का होता है, मतलब उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जो ऐसे बड़े बड़े नोड्यूल, गांठ जिसे बोलते हैं हम, या फिर पशु जिसमें पीप निकलता है, वो दोनों बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता है। वो दोनों को हमको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर उसको इग्नोर करते हैं टीन एज के टाइम, तो बाद में यह होता है कि वहां पे गड्ढे बन जाते हैं,
फिर उसमें जो दाग भी रह जाते हैं वो जब आप स्क्रैच करते हैं नाखून से तो उसमें दाग रह जाते हैं। ठीक है, और जब आप कंटिन्यूसली इचिंग कर रहे हैं उस एरिया को तो मतलब आप स्किन में एक इंजुरी पहुंचा रहे हैं, तो वो परमानेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हमको इस टाइम पे बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि नहीं, हमको इचिंग नहीं करनी है, और उस टाइम डॉक्टर को जाके हम दिखा लें। और एडल्ट एक्ने का ऐसा है कि वो लाइक थोड़ा कम फॉर्म में आता है, बट जब आना चालू हो तो आके दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें भी वही चांसेस रहते हैं कि उसमें पिगमेंटेशन ज्यादा होता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें तो एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, वो सलाह ले लिया, लेकिन अ, कुछ चीजें जैसे अभी कुछ हुआ, हल्का सा हुआ या फिर थोड़े थोड़े ज्यादा हो रहे हैं और लगे कि ये कंट्रोलेबल है, तो क्या क्या चीजें वहां पर उस वक्त हमें करने की जरूरत है, पिंपल्स को लेकर खास करके, जो एक हद तक जो है चीजें नॉर्मलाइज कर दें, जैसे फेस वॉश होता है, खासकर इसको लेकर बहुत हम्म। कंफ्यूजन होता है लोगों के अंदर की बहुत ऑयली स्किन है, बहुत ड्राई स्किन है, बहुत नॉर्मल स्किन है और पिंपल हो रखा है, तो कौन सा फेस वॉश जो है वो हमारे लिए जरूरी है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दे दें, और इसके साथ ही इसके अंदर और भी कई चीजें जो हम इसके अलावा भी कर सकते हैं, ताकि कुछ हद तक इसे हम अपने ही हाथों से अपने ही उससे हम कंट्रोल कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे चेहरे पे पिंपल आ रहे हैं, तब आप उसे ना हाथ से मत फोड़िए, और घरेलू उपचार में ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छा रहता है पिंपल्स के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं फेस पैक के फॉर्म में, और ट्वाइस अ वीक वो काफी अच्छा काम करता है। ठीक है, और फेस वॉश में देखिए, एक्ने के लिए हम जो मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड पी और ग्लाइकोलिक एसिड पी, ये सबसे अच्छा रहता है, ये आप यूज कर सकते हैं। ये जो इनिशियल एक्नेस होते हैं ना, वो इसी में कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका एक फेस वॉश प्रॉपर हो, और आपका रूटीन ठीक हो, मतलब डर्ट आप जमा मत होने दीजिए फेस पे। और जैसे फेस पैक मैंने बोला, आप लगा सकते हैं हफ्ते में 2 बार, ये कर सकते हैं आप। तो जैसे कि आपने ये जो फेस वॉश के दो टाइप बताए कि आप ये फेस वॉश यूज कर सकते हैं, तो हम्म। क्या ये लाइक जेंट्स और वुमेन सबके लिए है या फिर इसमें भी कुछ डिस्टिंक्शन है? नहीं नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो फिर अब डार्क सर्कल्स की बात करें मैम, तो फिर यहाँ पर डार्क सर्कल्स जो हैं वो किन किन वजहों से हो सकता है? जैसे तो आजकल तो ये है कि हम बहुत देर तक काम करते हैं, इतना स्क्रीन पर देखते हैं, तो ये एक वजह हो सकती है, लेकिन क्या हम चीजें जानते हुए भी, जो हम जानते हैं कि हाँ स्क्रीन पर देखने से इस तरीके का हमें पड़ेगा, पफी आईज होंगे, हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो ये होंगे, पफी आईज होंगे, तो ये कुछ कुछ बेसिक रीजन सबको पता है, लेकिन पता होने के हम्म। बावजूद भी हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब पता लगता है जब आप कुछ भी अप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो खत्म होने का तो नाम नहीं लेता। तो यहाँ पर क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है पहले से ही, ताकि ये सारी चीजें भी बाय साथ साथ होती रहें, हम स्क्रीन यूज करें, हम सब कुछ यूज करें, काम है करना है, लेकिन उसके साथ ही उसको ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है आपको समझना कि डार्क सर्कल बस हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण डार्क नहीं होते हैं। जैसे आपने बताया, स्ट्रेस रिलेटेड जो हमारे स्क्रीन टाइम अभी बढ़ गई है, वो भी एक फैक्टर है। आपको स्लीप का भी पता है, ये कॉमन चीजें हैं जो सभी को पता रहता है, जिनका अल्कोहल इनटेक ज्यादा है ना, ये स्मोक करते हैं, वो इन लोगों को रहता है ये वाली शिकायत। बट इनको छोड़ के मेडिकल टर्म्स में जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कभी कभी कि जो आईज के मतलब पेरी ऑर्बिटल जो एरिया है, वो कभी कभी स्किन वहाँ की पतली होती है, तो पतले होने के कारण नीचे की जो ब्लड वेसल्स होती है वो दिखाई देती है, और जब उस पे लाइट पड़ती है तो ऐसा हमको लगता है कि डार्क है वहां का एरिया। ये एक कारण हो गया, और एक और कारण होता है, हम उसे बोलते हैं टीयर ट्रफ, मतलब जो आसपास की हड्डी है आईज के अराउंड की, वही थोड़ी सी धसी हुई रहती है, एज के साथ ये नॉर्मल भी है, थोड़ा धसता है, तो हमको वो इफेक्ट आता है ऐसा लाइट से कि इनके जो आईज के अराउंड का एरिया है वो डार्क हो गया है। और एक और होता है पेरी ऑर्बिटल इडिमा, ये कुछ लोगों का वही जब स्किन थिन रहता है, उनका सॉल्ट इनटेक के कारण
कभी कभी हमको क्या है, जब सो के उठेंगे तो लगेगा आईज कितनी पफी है। वो सॉल्ट इंटेक के कारण हो जाता है, उनका जो टाइम अलग रहता है, कब ज्यादा सॉल्ट ले रहे हैं तो ये ऐसा रहता है कि आपको समझ में आ जाएगा। लाइक जब सो के उठते हैं तो ज्यादा दिखता है, और फिर वो दिन होते होते ठीक भी हो जाता है। और एक और होता है पिगमेंटेड डिमार्केशन लाइन बोलते हैं, ये नेचुरल होता है। सबकी बॉडी में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से थोड़े डार्क होते हैं, फेस में कुछ लोगों के वो डिमार्केशन लाइन रहती ही है। ठीक है, तो वो भी देख के ही हमको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। और कभी कभी कुछ ड्रग्स के कारण भी ऐसा होता है कि डार्क दिखे वो एरिया। ठीक है मैम, तो हमने प्रॉब्लम्स पे बात की, इससे कौन सी दवाइयाँ कब यूज करनी है, कब नहीं करनी है, कब डॉक्टर की सलाह है, ये चीजें। लेकिन अगर ये चीजें बहुत हद तक परेशान कर रही हैं, तो वहां पर जो दाढ़ी और बाल को लेकर जो समस्याएं हम लोगों को होती है, उसका फिर ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? देखिए, ट्रीटमेंट में टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं और सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। टॉपिकल मतलब जो क्रीम्स हम लगा सकते हैं यहाँ पर, और इनके रिस्पॉन्स थोड़े स्लो आते हैं। मतलब आपको कम से कम 4 महीने से 6 महीने तो लगते ही हैं, क्योंकि इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो साइकिल होती है ना हेयर ग्रोथ की, वो ही इतना टाइम लेती है। तो हेयर फॉलिकल से हेयर निकलने में और निकलने के बाद उसका ग्रोथ होने में थोड़ा कम से कम 4 महीने लग जाते हैं दिखने में कि हाँ आप कुछ प्रॉपर ग्रोथ हुआ है। देखिए, कुछ ड्रग्स हैं जिनका मैं नाम लूंगी जो मोस्टली हम लोग देते हैं। मिनॉक्सिडिल हो गया, टेस्टोस्टेरोन का जेल आता है वो भी देते हैं, प्रेटनॉइन देते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली आजकल यूज होता है कॉस्मेटिकली, मतलब आपको पार्टी में जाना है, आपने कुछ भी नहीं कराया है बट आप चाहते हैं कि वो ब्लैक दिखे और फुलर दिखे, तो उसके लिए कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट आता है। मतलब पाउडर्स आते हैं, कुछ स्प्रे भी आता है, लोशन भी आते हैं एज अ कंसीलर। ठीक है, जैसे मार्केट में एक और मतलब आजकल टीवी में भी ऐड आता है मैजिक रिटच करके नाम से, उसको बस स्प्रे कर दिया आपने और फिर वो जगह पूरी एकदम भरी हुई दिखती है। बियर्ड मतलब ऐसे फुल है और ब्लैक है लगता है, वो कर सकते हैं। और देखिए, ये तो सब टेम्पररी ट्रीटमेंट है। और किसी को अगर चाहिए कि मतलब वो ऐसे फील्ड से रिलेटेड है जहाँ पे उसको लोगों से मिलना पड़ता है या कॉस्मेटिकली बेटर दिखना है, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट से भी जा सकता है। बट ये सारी चीजें हम जब तक फिजिकली नहीं देखते हैं पेशेंट को, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके मैम। तो फिर अब बात मैं पिंपल के ट्रीटमेंट की बात करती हूँ। तो पिंपल और डार्क सर्कल्स, जब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया और उसके बाद हम्म। भी ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उसके आगे का स्टेज का ट्रीटमेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, क्योंकि पिंपल्स के बहुत टाइप होते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था। वो कौन से स्टेज में है सबसे पहले तो हमको वो देखना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ओपन कॉमेडोन्स हैं, क्लोज कॉमेडोन्स हैं। ओपन कॉमेडोन्स आप लोगों को भी पता है, जो हम ब्लैक हेड्स बोलते रहते हैं, नाक के पास में ब्लैक ब्लैक दिखते रहते हैं, वो है। बस वो है कि उसके साथ और भी दूसरे टाइप के पिंपल्स तो नहीं, वो देखेंगे हम। ठीक है, हम मैं आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ क्या ट्रीटमेंट रहता है। जैसे इन सब के लिए भी फिर टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसमें हम ये कर सकते हैं कि कुछ क्रीम्स आते हैं, जैसे ट्रेटनॉइन हो गया, एडापेलिन हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये हम दे सकते हैं। और ओरल एंटीबायोटिक भी चलती है बहुत बार, वो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, मतलब कितना सीवियर है उसके हिसाब से हम देते हैं। जैसे मीनोसाइक्लिन है, डेप्सोन है। फिर हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं कभी कभी, जैसे मैंने आपको बताया था पीसीओडी वाली फीमेल पेशेंट का हमने जो बात किया था कि जिनके फेस पे हेयर ज्यादा आते हैं, उनको पिंपल भी रहते हैं बहुत बार, तो उनको हम हॉर्मोन्स के साइकिल चलाते हैं वो कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ हम ये भी करते हैं कि बहुत बार केमिकल पील्स करते हैं, ये प्योरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। इसमें ये रहता है कि थोड़ी देर हम पील लगा के रखते हैं, उससे जो फेस का टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होता है, जो सीबम प्रोडक्शन हो रहा है वो भी थोड़ा डिक्रीज होता है, और जो पिगमेंटेशन है वो भी कवर हो जाता है। ये बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत लोग करवाते हैं ये, और काफी अच्छा रहता है केमिकल पील। ठीक है।
ओके। तो अब जो तीसरे सवाल पे जो तीसरा पार्ट है, जो डाउट हमारे लिसनर का है, मैं आपसे बस ये इस पे बस एक सिंपल सा पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि वो कितना भी खाना खा ले, उनकी जो बॉडी ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं हो पाती जितना वो इनटेक करते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है कुछ लोगों में? क्या ये मतलब ज्यादा भूख लग रही है लेकिन आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप वैसे के वैसे ही दुबले पतले रह जाते हो? तो ये किन किन वजहों से होता है, और फिर यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? मतलब क्या डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, या फिर अपने ही कुछ लाइफस्टाइल में और चेंजेस और कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है? तो ये एक बार आप इसे क्लियर कर दें। एक्चुअली ये तो ऐसी चीज है कि ये आपकी बॉडी पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं आपका बॉडी फैट का स्टोर कैसा होना है, कौन से एरिया पे होना है, और आप खाना कैसे पचा सकते हैं। जैसे बहुत सारे हॉर्मोन्स में मैं कुछ हॉर्मोन्स का नाम लेना चाहूंगी। लेप्टिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ग्रोथ हॉर्मोन्स। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी भूख लगनी है, आप कितना पचा सकते हैं, और बॉडी फैट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है, जैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि जो मेल्स हैं और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, इन लोग में क्या होता है कि जो बॉडी फैट है वो पेट की तरफ ज्यादा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो एस्ट्रोजन है वो थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है इनके बॉडी में, इसलिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हॉर्मोन्स के कारण रहती हैं, है ना। और जैसे इंसुलिन भी है, इंसुलिन किसी की बॉडी में अगर ज्यादा निकल रहा है तो फिर वो चीजों को ज्यादा मेटाबोलाइज करेगा, फिर वो पतले ही दिखते हैं, ऐसा होता है। और ग्रोथ हार्मोन भी है, वो भी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बढ़ा देता है। इसलिए जब यंग रहते हैं, मतलब टीनेजर्स के टाइम, उस टाइम ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलते हैं तो पतले रहते हैं सब लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहा, जो आपने हमारे लिसनर्स के जो कुछ डाउट्स थे, उनके 3 तरह के जो डाउट्स थे उसको आपने क्लियर किया इतने अच्छे तरीके से कि किस तरह से होता है, कब होता है, क्या उपाय हैं, और कब जो है डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू। तो आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटते हैं। उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कुछ ज़रूरी बातें आपको पता चली होंगी, और अगर आप हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट में किसी और बीमारी के बारे में और उसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com पर। हमारे लिए अगर कोई सलाह है, सुझाव है, शिकायत हो तो उसका भी स्वागत है। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब-हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, Jio7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम खुशबू है। इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।